हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की सोशल साइंस में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी के बारे में। तो इस चैप्टर में बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स है, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग केस स्टडीज़ के थ्रू सारी चीज़ें समझाई हुई है। तो शुरू करते हैं चैप्टर शुरू होता है, सबसे पहले आता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? अगर अपन डेमोक्रेसी की सबसे सिंपल या सबसे परफेक्ट डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसका मतलब क्या है? पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट का एक टाइप है जिसमें कि रूलर्स मतलब वो लोग जो कि देश चलाएंगे, जो सरकार में जो जो लोग होंगे उन लोगों को कौन चूज करेगा, कौन इलेक्ट करेगा? जनता, पीपल, मतलब उस कंट्री के नागरिक। तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? पीपल ऑफ द कंट्री। बहुत इजी डेफिनेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद में जैसे अब ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब इसको अपन और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक तरफ इंडिया है या अमेरिका है और एक तरफ है नॉर्थ कोरिया। तो इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्या है? मोनार्की रूल है, जो किंग जोंग उंग है तो वो उन्हीं का रूल है। वो फिक्स है कि कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, हर वक्त यही राजा है और यही रूल करेंगे। लेकिन इंडिया या अमेरिका, इन कंट्रीज़ में क्या होता है? हर कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं और लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी चॉइस से वोट डालते हैं और फिर गवर्नमेंट बनती है। तो ये क्या हो गया? एक डेमोक्रेसी का पार्ट हो गया। लेकिन नॉर्थ कोरिया किसका एग्जाम्पल है? एक मोनार्की का एग्जाम्पल है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो इसके अंदर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इन अक्टूबर 1999 पाकिस्तान में क्या होता है कि जो मिलिट्री जनरल है, मतलब मिलिट्री के जो हेड है वहाँ की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो क्या करते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट को उस वक्त हटा के और पूरी कंट्री का रूल किसके खुद के हाथ में ले लेते हैं। मतलब ऐसा बहुत सारी जगह होता है कि जब किसी भी कंट्री में मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल होती है ना, तो वो क्या करते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट को हटा देते हैं कि अब तुम हटो और हम रूल करेंगे। तो उन्होंने उनको हटा दिया और खुद क्या कर लिया? अपने हाथ में पावर ले ली और ये डिक्लेयर कर दिया कि अब कंट्री के वही चीफ एग्जीक्यूटिव है। फिर इन 2002 उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया, एक रेफरेंडम निकाल के। रेफरेंडम क्या होता है कि एक तरह के एक इलेक्शन करवाए जाते हैं। उसमें क्या होता है? हाँ या ना में आपको वोट करना है। जैसे कि मान लो कश्मीर है, तो जैसे पाकिस्तान हर वक्त बोलता रहता है ना कि कश्मीर के लोगों से पूछो कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं। मतलब वो उनसे ये पूछा जाए कि आप इंडिया में रहने के लिए एग्री हो या नहीं हो, हाँ या ना में वोट करो। ऐसा कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ करवाया नहीं, पर एक एग्जाम्पल है कि उनको ये चीज़ बोली जाती है। वैसे ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया? ये एक इलेक्शन इस टाइप का करवाया है कि क्या पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने, हाँ या ना। वो वाला उस टाइप का एक इलेक्शन करवाया गया। लेकिन क्या होता है? एट द लास्ट वो ही पावर में आते हैं, वही प्रेसिडेंट बनते हैं और वो खुद अपने आप को एक प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि अपने हाथ में और भी पावर्स लेने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या करते हैं? 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकालते हैं। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में सबसे पहले तो क्या करते हैं? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है उसको चेंज करते हैं। अब क्या चेंज करते हैं उसमें? वो सबसे पहले तो वो ये चेंज करते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ है, मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह है ना, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके कैबिनेट्स, ये सब लोग जो हैं उनको जो है
वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास में ये मतलब प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो उन सबको हटा सकता है। उसके अलावा कि जो पाकिस्तान की सिविलियन कैबिनेट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह की जो कैबिनेट है ना, जो मंत्री और ये सब लोग होते हैं, उन सबको सुपरविजन मतलब उन सब के ऊपर कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन है? सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो ये एक चेंज कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए, लेकिन एट लास्ट पावर में कौन आ गया? जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद ही आए और उनके मिलिट्री ऑफिसर्स आए। तो ये किसी टाइप की डेमोक्रेसी थोड़ी हुई। अच्छा, माना अपन ने क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन तो इसमें भी हुए, लेकिन इलेक्शन किस चीज़ पे होते हैं? उसमें आगे क्या था कि इलेक्टेड बाय द पीपल। वहाँ पे कोई लोगों के पास में राइट थोड़ी था कि हाँ आप अपना रूलर जो है खुद चूज़ करो। तो इसीलिए ये किसी टाइप की डेमोक्रेसी नहीं हुई। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि फाइनल डिसीजन किसका होना चाहिए? पीपल का होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्या फीचर है हमारा? फ्री एंड फेयर इलेक्टरल कंपटीशन। अब इस टॉपिक को या इस फीचर को हम चाइना के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चाइना में क्या है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं कंट्री के पार्लियामेंट को चूज़ करने के लिए कि पार्लियामेंट में कौन से कैबिनेट होगा, क्या क्या मंत्री वगैरह कौन कौन से होंगे, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो चाइना के जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसके लिए इलेक्शन होते हैं और लगभग 3000 मेंबर्स जो है चाइना में उसमें उस इलेक्शन के अंदर इलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं ना 1-2-3 हज़ार लोगों के लिए इलेक्शन होता, तो मतलब फेयर इलेक्शन हुआ एक तरह से। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे कोई भी पर्सन जिसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन लेनी ज़रूरी है। मतलब जब तक आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन नहीं लेते कि मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तब तक आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो ही उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही हुआ ना कि हर वक्त गवर्नमेंट तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के तो आप इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई और पार्टी तो है ही नहीं। ये हो गया। अब इसी में एक और एग्जाम्पल दिया है मेक्सिको का, उसके बाद अपन इसको कंक्लूड करके देखेंगे कि मेक्सिको में क्या है। 1930 में मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद से हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो सही है ये चीज़। और कंट्री में जो है कोई मिलिट्री का रूल नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है, कुछ नहीं, व्यवस्थित इलेक्शन हो रहे हैं और गवर्नमेंट बन रही, सब कुछ सही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ईयर 2000 तक, मतलब 1930 से 2000 तक हर साल इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतती थी? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फेयरली इलेक्शन हो रहे, सब कुछ सही हो रहा है तो ठीक है, जीत सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि वो पार्टी क्यों जीत रही थी। लेकिन उस पार्टी में जो है इलेक्शंस कैसे जीते जाते थे? कुछ गलत तरीक़ों का यूज़ करके। जैसे वो लोग गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज़ वगैरह होते थे उसको अंडर कंट्रोल रखते थे, उनको जो है फोर्स करते थे कि आप पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करो, कभी इलेक्शन बूथ्स चेंज कर देते थे। तो ऐसे कुछ कुछ गलत चीज़ें करके वो पार्टी जो है हर साल इलेक्शन जीत रही थी। तो इसीलिए ये भी डेमोक्रेसी का कोई पार्ट नहीं हुआ। इस फीचर में क्या बताया गया है बेसिकली कि डेमोक्रेसी कब होगी? जब इलेक्शन कैसे कराया जाए? फ्री एंड फेयर, कि हर पार्टी जो अभी पावर में है, इलेक्शन होने के बाद में इक्वल चांसेस होने चाहिए कि वो पार्टी हार भी सकती है, तो वो तभी क्या होगी? डेमोक्रेसी होगी। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया है कि टिल 2015, मतलब 2015 के पहले तक सऊदी अरेबिया में विमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था। विमेन जो है वहाँ पर वोट नहीं कर सकती थी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्या बताया है? एस्टोनिया में जो सिटीजनशिप रूल था वो ये था कि जो वहाँ के लोग हैं, जो एस्टोनिया के सिटीजन्स हैं, उनके पास तो वोटिंग राइट है,
लेकिन वो लोग जो रशिया से यहाँ आए हैं, जो रशिया से आए हैं लेकिन उनके पास सिटीजनशिप तो एस्टोनिया की है, तो भी वो वोट नहीं कर सकते। और वैसे ही फिजी में भी था, फिजी नाम की कंट्री। फिजी में क्या था कि फिजी के रहने वाले जो लोग थे उनके पास तो ज़्यादा पावर थी वोटिंग के लिए, और जो दूसरे लोग थे जो इंडिया से फिजी आए थे, जो इंडियन लोग थे, उनके पास वोटिंग पावर नहीं थी, वो वोट नहीं दे सकते। तो ये भी किसी टाइप की डेमोक्रेसी नहीं हुई। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि हर एक सिटीजन के पास एक वोट का राइट होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा, कोई गरीब है तो उसकी कम, कोई उस कंट्री का है तो उसकी ज़्यादा, बाहर का है तो उसकी कम। ऐसा कुछ नहीं होनी चाहिए। एक ही पर्सन होना, एक ही वोट होना चाहिए और एक ही वैल्यू होनी चाहिए हर इंसान के वोट की। फिर नेक्स्ट फीचर आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसमें किसके एग्जाम्पल से समझाया है? जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से। जिम्बाब्वे जो कंट्री है, उस कंट्री में 1980 तक माइनॉरिटी ने रूल किया। मतलब जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल किया ना, वैसे ही वहाँ पर भी किसी और कंट्री की, मतलब वो भी एक कॉलोनी थी, तो 1980 तक रूल उन लोगों का था। फिर वहाँ पर 1980 में फ्रीडम मिल गई जिम्बाब्वे को। लेकिन 1980 से क्या हुआ कि हर बार, मतलब हर जब भी इलेक्शन होता, कुछ भी होता, जानु पीएफ नाम की जो पार्टी है वही इलेक्शन जीतती। जानु पीएफ, अब ये वही वाला चाइना वाला कम्युनिस्ट पार्टी के जैसा हो गया कि जानु पीएफ नाम की जो पार्टी है वही इलेक्शन जीतती, और उनके जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, वही कंट्री के क्या बनते, प्रेसिडेंट बनते या रूलर बनते। तो ये किस टाइप का इलेक्शन हुआ? अगर वो भी फेयरली जीतते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो भी क्या है, अनफेयरली जीतते। मतलब वो क्या करते थे, बार बार जो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें चेंज कर देते थे। ये तो गलत बात है ना, आप बार बार लॉ को चेंज थोड़ी कर सकते हो। क्या जो लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते कि आप ऐसा नहीं कर सकते वगैरह, तो उनको क्या कर देते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो है आप पब्लिक प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, इलीगल है पब्लिक प्रोटेस्ट करना। जबकि ये तो पब्लिक का राइट है। एक टेलीविज़न, रेडियोस, मतलब ये मीडिया जो है, उन लोगों को वो ख़रीद लेते थे। वो ये बताते थे कि जो हम बोलेंगे वही न्यूज़ आप बताओगे, तो वो एक गलत चीज़ हो गई। तो ये क्या हो गया, ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। और इसी वजह से 2017 में क्या हुआ, इस पार्टी को बाहर कर दिया गया और फाइनली जिम्बाब्वे में इलेक्शन होने लगे। तो डेमोक्रेसी क्या बताती है बेसिकली, कि जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो काम करेगी। इलेक्शन हो गए, लोगों ने आपको चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको काम कैसे करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज बने हुए हैं उसके अंदर रह के आपको काम करना है। उन लॉज को आप चेंज नहीं कर सकते, लोगों के राइट्स का ध्यान रखना है और उन लॉज को फॉलो करके ही आपको काम करना है। अब ये पूरे फीचर्स जो है, इसकी एक समरी देख लेते हैं कि क्या है। जो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इस जो डेफिनेशन है जिसका हमने ये पूरा पढ़ा, उसकी एक छोटी समरी है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि रूलर्स जो होंगे, जो कंट्री चलाएंगे, उनको कौन इलेक्ट करेगा, फाइनल डिसीजन किसका होना चाहिए, पीपल का होना चाहिए। सेकंड क्या है कि इलेक्शन क्या होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। हर एक पीपल को, हर एक सिटीज़न को क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने पसंद का रूलर चूज़ कर सके। उसके बाद क्या आता है, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ये सब लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर को ज़्यादा, गरीब को कम, ये गोरे को ज़्यादा, काले को कम, ऐसा कुछ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट क्या है कि गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट काम करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेगी और लोगों के राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है वाई डेमोक्रेसी। अभी तक अपन ने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है वाई डेमोक्रेसी। इसके अंदर क्या है, दो पार्ट्स हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ चीज़ें हैं और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं, कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे, मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी क्यों सही नहीं है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं।
तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, बार बार लीडर्स चेंज होते रहते हैं ना, क्योंकि इलेक्शंस होते जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है। मतलब कि क्या होगा कि एक लीडर है कोई भी और उसको कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसको पता है कि डेमोक्रेसी है तो 5 साल 6 साल जो भी टाइम पीरियड है, गवर्नमेंट चेंज होने का चांस है, तो कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन कोई नहीं ले पाता है कि भाई मैं ये डिसीजन लूँगा, पता नहीं सामने वाली गवर्नमेंट उसको कैसे चलाएगी, नहीं चलाएगी, क्या होगा, तो मैं ऐसा डिसीजन क्यों लूँ। तो वो क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है। सेकेंड पॉइंट है, डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन है, क्योंकि अब होता क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई भी पार्टी जीत सकती है, कोई भी हार सकती है। मेन बात किसकी, पावर की है, कि सब लोग क्या करना है, पावर में आना चाहते हैं। तो क्या हो जाता है, काफ़ी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और लोग इसकी वजह से क्या होता है, मोरालिटी भूल जाते हैं। मतलब सब लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि देश के लिए क्या सही है, और खुद का फ़ायदा देख के चीज़ें करते हैं, उस वजह से करप्शन बढ़ता है, ये सब चीज़ें गलत होती है। थर्ड पॉइंट है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, किसी एक बंदे के हाथ में तो पावर नहीं होती, अलग अलग लोगों में पावर डिवाइडेड होती है। तो उस वजह से क्या होता है, आपको अपना कोई भी काम अगर करवाना है तो बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है कि इसके पास अगर आपने कोई काम है, उसकी फाइल दी तो फिर वो किसी और को देगा, फिर वो किसी और को देगा। तो इस चीज़ में क्या होता है, काफ़ी डिले हो जाता है काम होने में। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो इलेक्टेड लीडर्स है, अब जैसे अपन ने तो एक कोई भी अपना लीडर इलेक्ट कर लिया, लोगों ने सबने मिलके, और वो जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोग चाहते हैं वही वो करें। उसको क्या पता कि लोग क्या चाहते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी कभी गलत डिसीजंस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें करप्शंस होता है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि लोग क्या है, अपनी इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, पावर के बारे में सोचते हैं, कैसे भी करके उनको पावर मिल जाए, तो इस वजह से करप्शन बहुत बढ़ जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, अब जैसे आपने वोटिंग राइट तो दे दिया कि सब लोगों के पास में इक्वल राइट है, आप वोट कीजिए और अपना जो रूलर है वो इलेक्ट कीजिए। लेकिन जो कॉमन पीपल है, उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी डिसीजन भी गलत हो जाता है। तो ये तो हो गई डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो जो पॉइंट्स हैं वो। अब डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या, पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चाइना में 1958 से 61 के बीच में एक फेमाइन आया था। फेमाइन मतलब एक भुखमरी टाइप जो वो होता है ना, वो हुआ था चाइना में 1958 से 61 के बीच में। तो ये जो फेमाइन था, ये जो भुखमरी फैली थी लोगों में, ये जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेमाइन है। मतलब पूरी दुनिया में इतनी ख़राब सिचुएशन कभी किसी कंट्री में नहीं हुई जितनी वहाँ पे हुई। लगभग 3 करोड़ ऑफ द पीपल की फैमिली जो है भुखमरी से मर गई। तो चाइना क्या, इंडिया के जस्ट पास ही है। चाइना में इतनी ख़राब इकोनॉमिक कंडीशंस थी और इंडिया में भी कोई चाइना से बेटर कंडीशंस नहीं थी। लेकिन फिर भी इंडिया में चीज़ें बेटर क्यों हुई, क्योंकि इंडिया में क्या थी, डेमोक्रेसी थी। इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल थी। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड किया टू द स्कैरसिटी ऑफ फूड, ठीक है, एज कम्पेयर टू चाइनीज़ गवर्नमेंट। क्योंकि चाइना में क्या है, डिक्टेटरशिप है। अगर वो खाना लोगों को देंगे नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो वहाँ पे वो ही रूल करेंगे, कोई उनको हटा तो नहीं सकता। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं थी कि अगर अभी आपने लोगों का ध्यान नहीं रखा, उन तक खाना नहीं पहुँचाया, तो अगली इलेक्शन में आपको हटा दिया जाएगा। इसी वजह से डेमोक्रेसी क्या है इंडिया की, बेटर प्रूव हुई। तो यही है इसका फर्स्ट पॉइंट, हमारे आर्ग्यूमेंट का फर्स्ट पॉइंट, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि वो जो है लोगों को क्या है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, कि आपको लोग, आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है लोगों के प्रति। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी से क्या है, डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती है। जैसे अपन ने पहले तो देखा कि काफ़ी डिलेज हो जाते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या है कि नंबर ऑफ़ द पीपल इंक्लूड होंगे कोई भी डिसीजन लेने में, तो वो डिसीजन क्या होता है, बेटर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
कि डेमोक्रेसी जो है आपको अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट से डील करना सिखाती है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया तो आप क्या करोगे। अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग उनके ओपिनियंस होंगे, इंटरेस्ट होंगे, तो उनको उनके साथ आपको कैसे डील करना है। डेमोक्रेसी में ये नहीं है कि आप जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को दबा देगा, बल्कि डेमोक्रेसी आपको सिखाती है कि कैसे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ शांति से रखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में भली और कुछ हो ना हो, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी होगी, लेकिन एक डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स है। मतलब सिटीजन्स को क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली सबको, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब कि कोई चाहे कितना भी गरीब है, कोई चाहे कितना भी एजुकेटेड है, सब लोग क्या है, सेम स्टेटस पे है, इक्वल है गवर्नमेंट के लिए। लोग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, रूलर के अंडर नहीं है, बल्कि लोग खुद अपने आप में क्या है, रूलर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि डेमोक्रेसी दूसरी गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, दूसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती है, लेकिन गलतियों को सुधारने का भी मौका दिया जाता है। कि जैसे बहुत सारे लोग हैं तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग डिसीजंस होंगे, तो उसमें गलतियां होने की गुंजाइश होती है, लेकिन उसमें क्या है कि आप उन गलतियों को सही भी कर सकते हो। अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी रूलर है, उसने कोई गलती करी तो वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, और अगर वो डिसीजन चेंज नहीं करेगा तो पीपल के पास राइट है कि उस रूलर को ये आप हटा सकते हो। तो ये हो गई डेमोक्रेसी के फेवर में चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग। मतलब डेमोक्रेसी को अपन जो है और ब्रॉड और अच्छी तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो डेमोक्रेसी बेसिकली किस टाइप की डेमोक्रेसी है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि लोग खुद रूल करेंगे, लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों में से अपना एक इंसान जो है, एक रिप्रेजेंटेटिव उसको चूज़ करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अब तू जाके डिसीजंस ले। अब ये क्यों नेसेसरी है आज के टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? उसका फर्स्ट कारण क्या है कि अभी बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है कंट्रीज़ की, इंडिया की ही बात कर लें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर डिसीजन लिया जाए, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ ये कि लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, इतनी स्किल्स, पढ़े लिखे लोग नहीं है कि सारे डिसीजंस लोग ले सकें, इसीलिए क्या है, उनको अपॉइंट किया गया है। आगे जो है डेमोक्रेसी में गुड डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि मतलब कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। जैसे कि मान लो अपनी एक कोई फैमिली है, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो सारे लोग जो है, मम्मी पापा, बड़े लोग, छोटे लोगों से भी पूछते हैं, वो सब मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो हमारी फैमिली कैसी हो गई, डेमोक्रेटिक फैमिली हो गई। तो डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट में हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लगभग सारे लोग जो है वो डिसीजन लेने में इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो वो क्या हो जाएगी, डेमोक्रेसी हो जाएगी। अब हम और ब्रॉडर सेंस में ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट होना या एक डेमोक्रेटिक, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होना, बल्कि ये भी है कि वो जो कुछ आइडियल्स है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो खरी उतर रही है अगर डेमोक्रेसी, तो ही उसको गुड डेमोक्रेसी बोला जाएगा। जैसे कि इसकी सबसे ईजी वाला ये चीज़ है कि एक ट्रू डेमोक्रेसी तभी होती है जब उस कंट्री का कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए। मतलब कि उस कंट्री की गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिबल हो, इतनी अच्छे तरीके से कंट्री चला रही हो कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोए, तो वही क्या है, एक ट्रू डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।